हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छा मन लगा के पढ़ रहे होंगे। देखिए कि इकोनॉमिक्स का यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अधिकांश क्वेश्चन करंट अफेयर से ही जुड़े हुए होते हैं, परंतु जैसे कि मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि करंट अफेयर्स में जो अब आजकल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री से भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, वो करंट अफेयर्स के साथ साथ पिछली बैकग्राउंड से भी जुड़े हुए होते हैं, तभी हम उनको समझ पाते हैं। तो इसलिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय लेखांकन, जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में भी आपको बताया था कि नेशनल इनकम के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई फाइनल गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। फाइनल गुड्स में भी जो कंजप्शन गुड हैं वो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, इस पर काफ़ी हमने डिस्कशन किया था। अब हम नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे इस वीडियो में। सेकंड पार्ट्स के रूप में जो है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना है, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा यूपीएससी, एसएससी या पीएससी के हिसाब से ऐसे क्या क्वेश्चंस इसमें से निकल कर आ सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में है ये, कि जो हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की जो मॉनेटरी वैल्यू हम निकालते हैं, उन मॉनेटरी वैल्यू को हम किस तरह से नेशनल इनकम अकाउंटिंग में उनका इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या उससे जो है टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी हैं, जिनके समझ कर भी हम जो हमारा हर साल हमारे देश का बजट तैयार होता है उसको भी समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन इस नेशनल इनकम के पार्ट सेकंड में। देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग को तैयार सबसे पहले जो है इसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट जो इसके बारे में दिया गया था, वो दिया था साइमन कुजनेत्स ने। साइमन कुजनेत्स को 1917 में इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज भी मिला था और उन्हें ही इसका जन्मदाता ही माना जाता है कि फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज नोन एज साइमन कुजनेत्स। अब हम साइमन कुजनेत्स ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, मतलब कि पूरे देश की नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए दो चीजें उन्होंने काउंट कराई। एक तो था नेशनल प्रोडक्ट और एक था डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत तो हम उन सभी प्रोडक्शन को लेंगे जो हमारे कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर डेवलप होती हैं, जिनको पैदा किया जाता है, चाहे वो सर्विसेज हों या गुड्स हों, मतलब कि फाइनल सर्विसेज या फाइनल गुड्स, उनको शामिल किया जाएगा देश की बाउंड्री के अंदर, चाहे वो हमारे देश के सिटीजन ने पैदा की है या जो विदेशों का हमारे यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो अपना यहाँ पैसा लगाते हैं, उनको जो इनकम होती है अक्सर वो अपने देश भेजते हैं उसमें उस इनकम को, परंतु हम उसको भी, क्योंकि हमारे देश की बाउंड्री के अंदर वो प्रोड्यूस हुई है, तो इसलिए हम उन्हें, उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम उनको यहीं पे ही काउंट करेंगे। तो वो तो आता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। तो एक तो शब्द यूज किया डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और एक क्या था उन्होंने यूज किया था उसको नेशनल प्रोडक्शन। अब नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्ट में क्या लिया, नेशनल प्रोडक्ट में लिया कि हमारे देश के जितने भी सिटीजन हैं, चाहे वो देश के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं या देश के बाहर, क्योंकि हमारे देश के लोग भी बाहर जाके क्या इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को, अपने एसेट्स को, और वहां से जो वो कमाते हैं, जो अर्निंग करते हैं, उसे कहाँ लाएंगे, इंडिया के अंदर ही लाएंगे। परंतु जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और जो उसका प्रोडक्शन, जो भी उन्हें बेनिफिट होगा, वो उसको कहाँ भेजेंगे, अपने देश। तो इसलिए क्या करेंगे कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसमें से हम, जो हमारे सिटीजन्स ने विदेश में रहकर जो अर्निंग की है उसको तो यहाँ लाके हम ऐड कर देंगे, और वो तो जो हमारे यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर ने
जो जो फॉरेन है, विदेशी हैं, जिन्होंने यहाँ अर्निंग की है, वो अपने देश भेजेंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू में से हम क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अर्निंग की, उसे माइनस कर देंगे, और जो हमारे देश के सिटीजन हैं जिन्होंने बाहर विदेश में जाकर अपना इन्वेस्ट किया और वहां से जो बेनिफिट पाया है उसको यहाँ लाके हम सम कर देंगे। तो इसका मतलब उसको हम बोलेंगे नेशनल प्रोडक्शन या नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। इसके सिवा मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्शन। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन नेशनल प्रोडक्शन का आप डिफरेंस समझ गए। देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मैंने बता दिया कि देश की बाउंड्रीज के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है उसका मतलब उसका जो मौद्रिक मूल्य है वो सब किसके अंतर्गत आता है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन के अंतर्गत आता है। और ये भी बता दिया कि जो विदेशों में हमारे देश के नागरिक जो बाहर वहां काम कर रहे हैं उनकी अर्निंग जोड़ देंगे, और जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर विदेशियों ने, जो विदेशी इन्वेस्टर हैं या विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने जो यहाँ अर्निंग की है वो अपने देश भेजेंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो उसके बाद जो मॉनेटरी वैल्यू आएगी उसे हम लेते हैं नेशनल प्रोडक्शन के अंदर। अब 2 शब्द और इस्तेमाल करें हैं साइमन कुजनिस ने। एक क्या है? ग्रोस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सकल, और एक है नेट वैल्यू, निवल। अब ये दो चीज बन गई। इसमें क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन और नेट नेशनल प्रोडक्शन। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब क्या? सकल घरेलू उत्पाद। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब क्या है? निकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। ऐसे इसमें क्या लेंगे? ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन में क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और नेट नेशनल प्रोडक्शन में क्या बोलेंगे? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इस तरह से 4 चीज निकल कर आते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जिसको अक्सर जीडीपी। देखिए, कुछ समय तक हमारे देश ने अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन, नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन किया था, वो किया था नेशनल प्रोडक्शन के हिसाब से, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, जीएनपी के हिसाब से किया था। परंतु उसके बाद देश ने अपने बजट को तैयार करते समय या नेशनल इनकम अकाउंटिंग को तैयार करते समय उन्होंने यूज करना कर दिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या हो गया? जीडीपी का मतलब है कि देश की सीमाओं के अंतर्गत ही, मतलब देश की बाउंड्री के अंतर्गत ही जितनी चीजों का, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से हो, सेकेंडरी सेक्टर से हो, या हमारा जो है थर्ड सेक्टर हो। तो प्राइमरी सेक्टर में तो ज्यादातर वो आती हैं जो नेचुरल हमें प्राप्त होती हैं, नेचर से हमें सीधे प्राप्त होती हैं, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, या आपसे मतलब ये सब उसमें यह आएगा कि उसमें प्राइमरी सेक्टर आता है। जैसे कि हम पशुपालन ले लें, कृषि ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, माइनिंग ले लें, मतलब खाने खदान से जो हमें कोयला है, लोहा है, ये सब मिलता है, उन सब का जो उत्पादन है उनका जो मौद्रिक मूल्य वो काउंट होगा। ऐसी सेकेंडरी में क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग वाला आ जाता है, ठीक है। थर्ड में क्या आ जाता है? सभी प्रकार की सर्विसेज आ जाती हैं। उन सभी का जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उन्हें हम सबको काउंट कर लेते हैं, परंतु कहाँ? देश की बाउंड्रीज के अंतर्गत। तो वो किस में काउंट होंगी? डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, मतलब उसे कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, सकल घरेलू जीडीपी के आंकड़े जैसे कि अमूमन आप देखते भी हैं, अखबारों में, न्यूज़पेपर में आता है कि भाई जीडीपी प्रथम तिमाही जो फर्स्ट थर्ड पार्ट है ईयर का, उसकी इतनी है, सेकंड थर्ड पार्ट की इतनी है, थर्ड, मतलब कि इस तरह से जो है पूरी साल को जो है हम 4 बार जीडीपी जारी की जाती है, जिसे हम पहली तिमाही का आंकड़े बोल देते हैं। पहले 3 मंथ के, वो कब से शुरू होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, और अगले साल के, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया था 1 अप्रैल 2022 से, और अब कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2023 को। अब जितने भी जीडीपी के आंकड़े हुए हैं, अब हमारी ये जो सबसे, अब ये कौन सी आई थी अभी न्यूज़पेपर में, अभी हाल में, वो थर्ड तिमाही के थे आंकड़े।
अब इसी तरह से हमारी जो फर्स्ट तिमाही आंकड़े आते हैं वो अगर 1 अप्रैल से 31 जून तक के होते हैं, और जो सेकंड तिमाही का आंकड़े होते हैं, मतलब कि फर्स्ट तिमाही किसमें होते हैं 1 अप्रैल से और कहाँ तक होगा 31 जून तक। और दूसरी तिमाही के जो आंकड़े जारी होते हैं, दूसरी तिमाही में जो जीडीपी मिलती है वो बैठेगी 1 जुलाई से 30 दिसंबर, मतलब वो रहेगी 30 सितंबर तक। और जो तीसरी तिमाही है, तीसरी तिमाही के जो आंकड़े शुरू होते हैं वो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। और जो चौथी तिमाही के आंकड़े होते हैं वो शुरू होते हैं 1 जनवरी से 31 मार्च तक। अब तक 2 तिमाही के आंकड़े जारी हो गए होंगे। तीसरी तिमाही के आंकड़े कब जारी होंगे? 31 दिसंबर के बाद। अब देखिए, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 जून 2023 के हमने आंकड़े, इसके मतलब 2022 के आंकड़े जारी हुए, तो वो तुलना कब से की गई होगी? वो तुलना की गई होगी मतलब 1 अप्रैल 31 जून, मतलब 23 चल रहा है तो 2023 के हो गए। 2023 के जो आंकड़े जारी होंगे इनकी कंपेयरिंग की गई होगी 1 अप्रैल 31 जून 2022 के। मतलब कि यदि इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट तिमाही का जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं उनकी कंपेयरिंग की जाती है इससे, उससे जो बीत गया है ईयर, जो प्रीवियस ईयर था उसकी उसी समय की तिमाही के आंकड़ों से जारी किए जाते हैं। मतलब 1 अप्रैल 31 जून 2023 के जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए थे उनकी कंपेयरिंग की गई होगी 1 अप्रैल से 31 जून 2022 के आंकड़ों से। ऐसी इनकी करी जाती है। अब जैसे कि हमने क्या ले लिया कि ये कह दिया गया कि हमारी फर्स्ट तिमाही में जो है जो जीडीपी ग्रोथ रही वो 7.6 रही, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालेंगे जैसे कि हम ये मान लेंगे कि 1 अप्रैल से 31 जून 2022 को हमने 100 मान लिया कि जीडीपी इतनी थी 100। अब 2023 में, इसमें ही 2023 में अब हो गया 107 रुपये 60 पैसे। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे अब कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ हुई है इस फर्स्ट तिमाही में ये हुई है 7.6%। अब हम लेते हैं, अब 2 तरीके से जीडीपी काउंट की जाती है। 2 तरीके से जीडीपी काउंट की जाती है, एक तो मार्केट प्राइस पर और एक फैक्टर कॉस्ट पर। मतलब एक तो बाजार कीमत पर और एक फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कारक लागत पर, मतलब लागत मूल्य पर। मार्केट प्राइस पर यह है कि कोई वस्तु, जैसे कि हम अभी लें कि कुछ प्रोडक्शन है ए, जैसे ए है, बी, सी, डी, ये प्रोडक्शन है। मतलब कि ये ना हम ये ले लेते हैं कि ये कोई गुड्स है, इनकी मार्केट प्राइस हमने ले कि जो आज की मार्केट प्राइस है उस पर निकालेंगे। जैसे इसकी मार्केट प्राइस हमने ले ली, इसकी 10 रुपये है, इसकी 20 रुपये है, इसकी 30 रुपये, इसकी 40 रुपये है मार्केट प्राइस। तो हम 10, 20, 30, 40 ऐसे करके हम जोड़ेंगे। जैसे इसकी 10 हो गई, या इसकी 15 रुपीज, 25 रुपीज, 30 रुपीज, हमने ये जोड़ लिया। ₹80। तो हमारी जो मार्केट प्राइस पर जीडीपी काउंट हो गई वो कितने की होगी? 80 रुपये की मार्केट प्राइस पर। और इस तरह से हम निकाल लेते हैं कि भाई जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है मार्केट में उसकी क्या प्राइस चल रही है, तो हम उससे उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं। और इस तरह से इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। और उसको इस तरह लिखते हैं जीडीपी एमपी। एमपी का मतलब हो गया मार्केट प्राइस। अब एक दूसरा एक तरीका, ये तो ज्यादातर कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, जो भोक्ता है उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि प्रोडक्शन कौन खरीदेगा? कंज्यूमर। अब
जो फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जीडीपी निकाली जाती है वो जो है प्रोड्यूसर के हिसाब से निकाली जाती है कि जो उत्पादक है उसने उस माल को तैयार करने में जो उसकी लागत आई है उसके आधार पर फैक्टर कॉस्ट के आधार पर निकाली जाती है। अब आप समझ गए कि जब वो कंज्यूमर के आधार पर निकाली जाएगी तो वो मार्केट प्राइस के आधार पर होगी, और जब वो उत्पादनकर्ता के प्रोड्यूसर के हिसाब आधार पर निकाली जाएगी तो उस वस्तु को तैयार करने में जो कॉस्ट आई है उसके हिसाब से निकाली जाएगी। फैक्टर कॉस्ट में क्या, किसी प्रोडक्शन को तैयार करेंगे हम तो उसमें क्या मशीनरी है, श्रम है, या उसने जो पैसा लोन का ले रखा है उसका इंटरेस्ट है, मतलब कि बहुत सारी फैक्टर कॉस्ट आती हैं, और वो जितनी फैक्टर कॉस्ट मतलब जितनी लागत आई है उसके आधार पर जीडीपी निकाली जाती है। मान लिया कि इस वस्तु को तैयार करने में कितने रुपए खर्च हो गए होंगे, इस वस्तु को तैयार करने में 8 रुपए खर्च हुए, इसको तैयार करने में ये सोच लीजिए कि 14 रुपीज, और इसको तैयार करने में 13 रुपीज, इसको तैयार करने में 20 रुपीज, तो उस समय फैक्टर कॉस्ट दैट 22 कितने हो गए 35-55 रुपीज। तो जीडीपी इसको दर्शाते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एफसी, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, और ये हो गया बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। अब ऐसा भी हो सकता है कि देखिए कभी कभी क्या है, जो मार्केट प्राइस पर जीडीपी है, अगर मैं इससे आप कंपेयरिंग किया तो थोड़ा ज्यादा आ रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो है कि हम जो हमारा ये घरेलू सिलेंडर होता है जो घरों में यूज होता है, गैस सिलेंडर, ये समझिए 900 रुपये का आ रहा है। 900 रुपये घरेलू सिलेंडर कितने का है, 900 रुपये का। ₹900। अब 900 रुपये में इसमें दो चीज बड़ी काउंट कर रखी है इसमें। अब हमने ये मार्केट प्राइस पे है 900 रुपये, इसका ही उदाहरण लेते हैं। 900 रुपये मार्केट प्राइस पे है, गवर्नमेंट ने इस पर दे रखी है 200 रुपये की सब्सिडी, तब ये 900 रुपये का बिक रहा है। जब इसमें 200 रुपये की क्या दी हो, सब्सिडी। मार्केट प्राइस पर जैसे हम निकालेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस पर कितने जा रहा है, 900 रुपये का। अब हम फैक्टर, ये है 900 रुपये इसके वजह। अब हम फैक्टर कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट में मैंने अभी बताया 200 रुपये की क्या है, सब्सिडी है, और 100 रुपये का इस पर लगा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तब ये कितने का बैठा, 900 रुपये का। इसमें सब्सिडी कितने की है, सब्सिडी है 200 रुपीज की, और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, अप्रत्यक्ष कर 100 रुपये, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ये 100 रुपये। अब हम निकालने लगे जैसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर, हमने एक ही ले लिया है। ऐसे तो पूरी इकोनॉमी में तो बहुत सारे उत्पाद हैं, हमने एक घरेलू सिलेंडर, गैस सिलेंडर का उदाहरण ले लिया, एग्जाम्पल लेके चला। तो जीडीपी क्या आ जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी, क्योंकि सरकार देखिए प्रोडक्शन में लागत तो सरकार ने सब्सिडी तो दे दी, प्रोडक्शन तो जो फैक्टर कॉस्ट है वो तो कितना है ये, और माइनस क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब कितना आ गया, जीडीपी मार्केट प्राइस पे कितने का है, 900 रुपये का ही तो बिका था, मतलब कि जो कंज्यूमर ने इसे सिलेंडर को खरीदा कितने का, 900 रुपये का, और सब्सिडी कितनी दी है गवर्नमेंट ने, 200 रुपये। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट में नहीं आता है भाई, जैसे जीएसटी लग गई इस पर तो ये फैक्टर कॉस्ट में नहीं आते। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना हो गया, 100 रुपये का, 900 रुपये और 200 रुपये, तो कितने का हो गया, 1000 रुपये। मतलब इस पर जो फैक्टर कॉस्ट है वो कितने की आई है, 1000 रुपये की फैक्टर, मतलब इस पर जो जीडीपी है फैक्टर कॉस्ट की 1000 रुपये। अगर हाँ सब्सिडी ना होती तो कितने का बैठता ये, इसकी फैक्टर कॉस्ट होती 800 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि यदि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, भाई सब्सिडी का मतलब ये इसलिए दी जाती है सब्सिडी ताकि मार्केट के अंदर उस जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स है, उसका मूल्य कम हो जाए, ताकि उपभोक्ता उसे अफोर्ड कर सके कम कीमत पर, क्योंकि ज़्यादा कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ताओं को दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट क्या देती है, उसमें सब्सिडी देती है, परंतु सब्सिडी लागत में ही तो दी है,
प्रोडक्शन तो कितने का हुआ उस सिलेंडर का, 1,000 रुपये लगे। अब उसमें से क्या है, 1,000 रुपये में से 200 रुपये क्या दे दी थी, सब्सिडी, तो 800 रुपये का बचा। परंतु 100 रुपये गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में ले लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 900 रुपये में से एक तरह से 100 रुपये से तो 900 रुपये पड़ा, तो वो क्या हो गया, मार्केट प्राइस तो कितना हो गया, जीडीपी, वो हो गया 900 रुपये। परंतु जो फैक्टर कॉस्ट का जीडीपी बैठी उसकी 1,000 रुपये की सब्सिडी उसमें काउंट है। तो यहाँ पे कहने मिला अगर सब्सिडी नहीं दी जा रही है तो जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कॉस्ट विल बी लेस देन मार्केट प्राइस जीडीपी। तो इसलिए जीडीपी मार्केट प्राइस पर जीडीपी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी। इसके बाद राष्ट्रीय उत्पाद बताया था, इसी तरह राष्ट्रीय उत्पाद है नेशनल प्रोडक्शन। नेशनल प्रोडक्शन में भी क्या है, वही दो निकल के आएंगे, जीएनपी और एनएनपी। जैसे बताया था कि जीडीपी में से क्या माइनस कर दो, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है जिन्होंने यहाँ पैसा लगाया तो वो अपनी सारी इनकम जो भी उन्होंने अर्जन किया, अर्निंग की है, वो कहाँ ले जाएंगे, अपने देश। उसे हमारी जीडीपी में से क्या कर दो, माइनस कर दो। और जो हमारे देश के सिटीजन हैं जिन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर रखा विदेशों में, तो वो वहाँ की अर्निंग हमारे देश में लाएंगे, आप उसको सम कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, उससे क्या निकल के आएगा, जीएनपी। जीएनपी भी मार्केट प्राइस पर निकलेगा और फैक्टर कॉस्ट पर निकलेगा। जीएनपी भी किस पर निकलेगा, मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर जो है जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग तैयार की जाती है तो काउंट दोनों ही होते हैं, जीएनपी भी और जीडीपी भी। परंतु जो आंकड़े जारी किए जाते हैं तो वो आंकड़े अब जीडीपी के तौर पर जारी किए जाते हैं, उससे पहले वे जीएनपी के तौर पर जारी होते थे। अभी नेशनल इनकम अकाउंटिंग का अभी तीसरा पार्ट और है, जिसमें अभी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हम उसमें निकालेंगे नेट, एनएनपी, नेट जीडीपी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट नेशनल प्रोडक्शन, एनएनपी, एनडीपी, उनमें क्या रिलेशन है, उनके बारे में विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम के अंदर ये इससे मिलते जुलते या इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हर तरह के एग्जाम में मिलते हैं, बस उनका स्टैंडर्ड थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। जैसे कि अगर वो एसएससी में आया तो थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन होगा, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आया, स्टेट लोक सेवा आयोग की, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन थोड़ा सा अप हो जाएगा, और यूपीएससी में वेरिएशन थोड़ा और अप हो जाता है। और इनके बीच क्या रिलेशन है, इनके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो नेशनल इनकम का ही पार्ट थर्ड है उसमें है, और जो इसमें आज मैंने आपको जो समझाया है इसके सभी ब्यौरा जो लिखा हुआ है, इसके बारे में जितना डिस्कशन किया गया है वो सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के थ्रू प्राप्त हो जाएगा।